स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की एक नई क्लास के साथ में। दोस्तों 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू भी थे, कुछ स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। आज जैसे ही पॉसिबल हुआ है मैं आपके सामने फिर हाजिर हो गया हूँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे त्रिकोणमितीय समीकरण, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में मैंने बताने से पहले हल्की सी जानकारी दी थी, किसकी? एल्जेब्रिक इक्वेशन की, यानी समीकरण क्या होते हैं, या कह सकते हैं बीजीय समीकरण क्या होते हैं। तो बीजीय समीकरण के बारे में मैंने बता दिया था। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, एक कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, और एक होते हैं कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ में जुड़ी हुई संख्यात्मक मान या न्यूमेरिक वैल्यू जो होती हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। इनकी मैंने हल्की सी जानकारी दी थी। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर भी आए थे, और एक मैंने एग्जांपल लिया था, शायद साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 या ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल लिया था। ठीक है, उसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो एक बार फिर मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा कि साइन थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है √3/2, ये दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर थीटा के क्या कितने मान हो सकते हैं? आप कहोगे कि सर यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो थीटा 60 डिग्री का होगा यहाँ पर, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। मैंने कहा गलत तो नहीं है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, लेकिन क्या अकेली 60 ही होगी? ये जरूरी नहीं है। अकेली 60 ही होगी ये जरूरी नहीं है। कैसे? समझो। जैसे देखो मैंने ये ग्राफ बनाया साइन का, ठीक है, ये मैंने साइन का ग्राफ बनाया, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले लेता हूं। ये मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसको ले लिया। अब साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि √3/2 की एक लाइन लेने हमें जो y अक्ष के तो परपेंडिकुलर हो और x अक्ष के पैरेलल हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसे ये एक लाइन आ जाएगी, भाई समीकरण का अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम करें या ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कर्व को बनाना, उस वक्र को बनाना जिसका वो समीकरण दिया हुआ है। अब ये समीकरण साइन का दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दी हुई है √3/2, तो ये इसका वक्र ये आ जाएगा भाई, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन अगर ये आती है तो ये स्ट्रेट लाइन इस वक्र को जितनी बार क्रॉस करेगी उतनी ही उसकी वैल्यू संभव है। आया समझ में? जितनी बार ये उसको क्रॉस करेगी उतनी ही वैल्यू संभव है। तो अब देखो कितनी बार क्रॉस कर रही है, देखो यहाँ क्रॉस कर रही है, 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 और आगे भी कंटिन्यू करती जाएगी। ऐसे ही इधर भी यहाँ क्रॉस कर रही है, 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 और आगे भी कंटिन्यू करती जाएगी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल सकती हैं? n निकल सकती है, या मैं कह सकता हूँ n की बजाय छोड़ो, इनफाइनाइटी निकल सकती हैं, इनफाइनाइटी वैल्यू निकल सकती हैं। तो ऐसे करके हम इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। अब इन समीकरणों के 2 तरह के हल होते हैं, उसकी बात मैं कर चुका था। एक तो जनरल और दूसरे एक तो मुख्य हल और दूसरे व्यापक हल। मुख्य को तो कह देते हैं मेन सॉल्यूशन, मुख्य हल यानी मेन सॉल्यूशन, और दूसरे होते हैं व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। मुख्य हल यानी मेन सॉल्यूशन और व्यापक हल और जनरल सॉल्यूशन। अब मुख्य हल और व्यापक हल में क्या अंतर है वो चीज़ देखो कि थीटा की वैल्यू 0 से और 2π के बीच में हो तब जो थीटा के मान प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है, ऐसे कह सकते हो कि एक आवर्त पूरा करने में जो थीटा की वैल्यू पॉसिबल है वो उसके क्या कहलाएंगे? वो उसके मुख्य हल कहलाएंगे। एक आवर्त का मतलब क्या होगा? देखो जैसे साइन का ग्राफ यहाँ से चल रहा है, ठीक है, अभी मैं जो साइन का बार बार ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है हर किसी के लिए सेम होगा ये, ठीक है। तो अब देखो साइन का ग्राफ यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, 0 से ये चलता गया,
और ये चलता गया और ये चलता गया, ठीक है। अब यहाँ तक का ग्राफ देखो, यहाँ से क्या ये वापस अपनी शेप में नहीं आ रहा है? देखो देखो, यहाँ से ये चलता गया और ये चलता गया और यहाँ तक, क्या ये वापस रिपीट नहीं हो रहा है? ऐसे ही इधर देख सकते हो, यहाँ से अगर इधर स्टार्ट करें तो क्या यहाँ तक ये वापस अपनी शेप में रिपीट नहीं हो रहा है? अगर ऐसे ही इधर स्टार्ट करें तो क्या ये वापस अपनी शेप में इधर रिपीट नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब हुआ कि एक पूरा चक्कर लगाने के बाद में, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि फिजिक्स में जो तरंग चलती है, वेव चलती है, तो वो वेव भी तो ऐसी चलती है ना, वो वेव भी तो ऐसी चलती है, जिसको इसको सुरंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं, पीरियड वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही तो कुछ यहाँ पर है। तो ऐसे ही एक आवर्त पूरा करने में, और एक आवर्त कहाँ तक पूरा करेगा भाई? ये तो हो गया, देखो ये तो हो गया 0, ये हो गया π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ये लो। तो एक पूरा आवर्त कहाँ तक पूरा कर रहा है? 2π तक, 0 से लेके 2π तक। तो इसलिए 0 से 2π के बीच में जो भी थीटा की वैल्यू पॉसिबल है, कहने का मतलब 0 से 2π के बीच में थीटा की वैल्यू, इसके लिए ये पॉसिबल है। तो ये जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू कौन से हल कहलाएंगे? ये मुख्य हल कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम त्रिकोणमितीय समीकरणों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं इसके कुछ रिजल्ट्स लिखवा रहा हूँ, जो आप व्यापक हलों के कुछ रिजल्ट लिखवा रहा हूँ जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैंने नोट्स में डाले हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हो सकता है कोई टेलीग्राम या व्हाट्सअप नहीं चलाता हो तो वो यहाँ से इनको नोट कर लेना, बाकी वहाँ तो मैं नोट्स डाल ही देता हूँ PDF की फॉर्मेट में। हाँ जी, देखो व्यापक हल, ठीक है, त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल। अब देखो व्यापक हल लिखने के लिए, देखो पहला, यदि sin थीटा बराबर 0 हो तब थीटा बराबर क्या होगा? n π होगा। थीटा बराबर क्या होगा? n π होगा, जहां n बिलोंग्स टू z, मतलब n कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है। सेकंड, यदि cos थीटा का मान 0 हो, cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो, तब थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 2n+1 π/2, जहाँ n बिलोंग्स टू z, ठीक है। थर्ड क्या होगा? देखो, यदि tan थीटा इक्वल्स टू 0 हो तब थीटा इक्वल्स टू n π होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू z। उसके बाद में फोर्थ, यदि sin थीटा इक्वल्स टू 1 हो तब थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/2, 2nπ प्लस π/2, n बिलोंग्स टू z। फिफ्थ है, यदि sin थीटा इक्वल्स टू -1 हो तब, sin थीटा इक्वल्स टू -1 हो तब थीटा इक्वल्स टू 2nπ माइनस π/2, n बिलोंग्स टू z। सिक्स्थ है, यदि cos थीटा इक्वल्स टू 1 हो तब थीटा इक्वल्स टू 2nπ, जहाँ n बिलोंग्स टू z। सेवेंथ है, यदि cos थीटा इक्वल्स टू -1 हो तब थीटा इक्वल्स टू 2n+1 π, n बिलोंग्स टू z। तो ये कुछ स्टैंडर्ड
रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और ग्राफ वगैरह बना के देखोगे उससे टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी नोट्स में तो ये मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे त्रिकोणमिति में ही अगर आप सिलेबस देखोगे सेकंड ग्रेड का उठा के, तो उसमें ही लिखा हुआ है त्रिभुज एवं त्रिभुजों के गुण, त्रिकोणमिति में स्पेशल लिखा हुआ है। तो इसके लिए त्रिकोणमिति ट्रायंगल के रेफरेंस में कैसे यूज हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रायंगल के रेफरेंस में स्पेशली कैसे अप्लाई होगी तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो ट्रायंगल का एक अलग से ज्योमेट्री में चैप्टर ही आता है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अगली अपनी हेडिंग हो जाएगी त्रिभुजों के सामान्य गुण, त्रिभुजों के सामान्य गुण, यानी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो त्रिभुजों के सामान्य गुण क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ें देखो, मैं अभी उनकी बात नहीं करूंगा कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो तो बच्चा जानता है ना। जो ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में जिनकी हमें ज़रूरत है मैं उन गुणों की बात करूंगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैंने मान लो जैसे ये एक ट्रायंगल बनाया, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल में आपको कितने प्राचल दिखाई दे रहे हैं। प्राचल का मतलब समझते हो, प्राचल का मतलब कोई भी चर कह सकते हो। तो कितने प्राचल दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो इसमें सर हमें 6 प्राचल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, कि सर इसमें 3 तो भुजाएं हैं, 3 तो क्या है इसमें भुजाएं, और 3 ही क्या है इसमें कोण, और ऐसे करके इसमें टोटल 6 प्राचल दिखाई दे रहे हैं, 3 भुजा 3 कोण, ठीक है। अब देखो मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, ये मैंने इसको नाम दे दिया। तो जो एंगल्स को हम नाम देंगे ना, वो कोणों को जो हम नाम देंगे वो कैपिटल लेटर से देंगे, और साइड को जब हम नाम देंगे तो स्मॉल लेटर से देंगे, ठीक है। अब जैसे ये वर्टेक्स A है, तो इससे जो एंगल बनेगा उसे हम नाम दे देंगे क्या, कैपिटल A। ये वर्टेक्स B है, इससे जो एंगल बनेगा उसे हम नाम दे देंगे क्या, B, ठीक है। और ऐसे ही जो एंगल C वर्टेक्स C है, उससे जो एंगल बनेगा उसे हम नाम दे देंगे क्या, एंगल C, ठीक है। अब देखो ये एंगल B है, तो एंगल B के सामने वाली जो साइड होगी ना उसे हम क्या नाम दे देंगे, स्मॉल b। ये ध्यान रखें, एंगल के सामने वाली साइड को ऐसे नाम दिया जाता है। आप कहोगे कि सर कोई भी नाम दे दो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम इनका यूज करेंगे, जैसे तुमने देखा होगा हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, हीरोन्स का फॉर्मूला यही तो होता है कि √s × s - a s - b s - c। तो वहाँ तो साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि साइड किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, किसी को भी सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो हम साइड वगैरह को देखेंगे, जब उनका रेशो निकालेंगे, जब उनको समानुपाती प्रूव करेंगे, यानी प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे, तो फिर वो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पर हम इनको यही काम में लेंगे कि ये कैपिटल A, इसका मतलब ये वर्टेक्स A पर बनने वाला कोण है, कैपिटल C मतलब इसका वर्टेक्स C पर बनने वाला कोण है, कैपिटल B मतलब साइड AC है। वहाँ पर ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैंने स्मॉल b लिखा है, इसका मतलब है कि ये साइड AC की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब एंगल C के सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। एंगल A के सामने वाली साइड है वो A हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कैपिटल में लिखा है इसका मतलब क्या है, वो एंगल है। अगर स्मॉल में लिखा है इसका मतलब क्या है, वो साइड है, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बात हो गई कि सभी जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। भुजाओं को हम स्मॉल लेटर से नाम देते हैं और एंगल को कैपिटल लेटर से नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो और इसमें क्या क्या चीज़ें जो काम आएगी। एक यहाँ से मैं बात करूँगा परिमाप की, परिमाप या पेरीमीटर। अब परिमाप क्या होता है वो समझो। परिमाप किसी भी साइड का ले ले, ऐसे समझो, मान लो अपने पास एक खेत है, ठीक है। उस खेत की कोई शेप नहीं है, कोई शेप नहीं है का मतलब ना तो वो आयताकारी है, ना वो त्रिभुजाकारी है, ना वो वर्गाकारी है,
मतलब कोई शेप नहीं है फिक्स, ऐसे रैंडमली ऐसे 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 बना हुआ है वो खेत, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी है। बाड़ का मतलब समझते हो, मतलब जैसे मान लो जानवरों को रोकने के लिए वो तारबंदी करते हैं ना, वो करनी है इस पर। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, तारबंदी करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी ये बाउंड्री है, वो बाउंड्री मुझे मापनी पड़ेगी ना, वो बाउंड्री मापनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग तो हम तार की लंबाई लेके आएंगे। तो वो बाउंड्री जो होगी ना, वो बाउंड्री क्या कहलाएगी, इसका परिमाप कहलाएगी। वो बाउंड्री जो होगी वही इसका परिमाप कहलाएगी। इसी से परिमाप के फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे मान लो मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूँ, चलो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। मान लो मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूँ, तो देखो जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ हो गई l और ये विड्थ हो गई b, ठीक है। तो अब ये l है तो ये भी l होगी, ये b है तो ये भी b होगी। क्यों? रेक्टेंगल की डेफिनेशन से। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की भुजाएं तो क्या हो, समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो आमने सामने की भुजा समान होने की वजह से अगर ये l है तो ये भी तो l होगी, ये b है तो फिर ये भी b होगी, ठीक है। अब देखो इसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या होता है 2 × l+b होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल का जब मैं पेरीमीटर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, मैंने क्या बोला, पूरी की पूरी बाउंड्री को काउंट कर लो। तो अब इसकी पूरी बाउंड्री को काउंट करेंगे। मान लो हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, यहाँ से और हम यहाँ तक गए। सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, l है तो इसलिए l, प्लस यहाँ से यहाँ तक गए डिस्टेंस कितनी, b, प्लस यहाँ से यहाँ तक गए डिस्टेंस कितनी, l, प्लस यहाँ से वापस यहाँ तक आए डिस्टेंस कितनी, b। पूरा एक चक्कर लगाने में हमें इतनी दूरी चलनी पड़ी। अब जरा इनको ऐड करना, l और l कितने हो गए, 2l, प्लस b और b कितने हुए, 2b, यानी 2 × l+b। भाई 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास ये फॉर्मूला आ चुका है। ऐसे करके ये फॉर्मूले बनते हैं। तो पेरीमीटर, उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तो समझ में आ चुका होगा पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ठीक है। तो देखो अब मैं ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करूँ, हीरोन्स के फॉर्मूले में भी तुमने देखा होगा कि पेरीमीटर, वहाँ पर सेमी पेरीमीटर यूज होता है, ठीक है, वहाँ पर सेमी पेरीमीटर यूज होता है। तो मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। परिमाप जब भी हम निकालेंगे तो अब देखो मान लो ए से चलना स्टार्ट किया, मैंने ए से चलना स्टार्ट किया, तो देखो ए से यहाँ तक चलेंगे तो ये साइड क्या हो गई, सी, परिमाप इक्वल्स टू ये साइड क्या हो गई, सी। फिर यहाँ से चले तो ये साइड क्या हो गई, ए, प्लस यहाँ से चले तो ये साइड क्या हो गई, बी। ऐसे करके ये परिमाप आ जाता है। और अगर यहाँ से ही मैं अर्ध परिमाप की बात करूँ तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, और आधे का मतलब क्या होगा, 2 से भाग कर दो, ये इसका अर्ध परिमाप आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको निकालते हैं। अब ये त्रिभुज के सामान्य प्रॉपर्टी की बात हुई जो हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। अभी परिवृत्त और अंतर्वृत्त की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनको सेपरेटली लेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब ट्रायंगल के कुछ रूल हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो साइन रूल, कोसाइन रूल और टेंजेंट रूल, इनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैं साइन रूल की बात करता हूं। तो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल, साइन रूल या इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, साइन नियम। किसी को ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैंने बाई मिस्टेक साइन में ई लगा दिया, वो मिस्टेकली नहीं लगाया। आप सभी को पता है कि साइन, ये तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, साइन का पूरा नाम तो यही होता है, कॉस की ये शॉर्ट फॉर्म होती है जबकि इसका पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। टेन की ये शॉर्ट फॉर्म होती है जबकि इसका पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे करके कि ये पूरे नाम होते हैं, लेकिन अभी मैं उन पर नहीं जा रहा। यहाँ पर मैंने ये जो साइन लिखा है वो सोच समझ के ही लिखा है, ठीक है, बाई मिस्टेक नहीं लिखा, सोच समझ के लिखा है। अब देखो साइन नियम क्या होता है, साइन नियम ये होता है कि किसी त्रिभुज में कोणों का साइन, किसी त्रिभुज में कोणों के साइन का भुजाओं से अनुपात समान होता है, अनुपात समान होता है। कोणों का साइन भुजाओं के अनुपात के समान होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोण है ना, उनका साइन भुजाओं के समानुपाती होता है, भुजाओं के समानुपाती होता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई अपने पास, और वो क्या है, वो है साइन
ऑफ ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ऑफ बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन ऑफ सी अपॉन सी। ये अपना साइन रूल होता है। ठीक है, देख सकते हो कोणों का साइन भुजाओं के समानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर मैं कोण का साइन यानी एंगल ए का साइन निकालूं और उसका अनुपात किससे निकालूं, साइड ए से। ठीक है, तो वो अनुपात समान होता है। समान का मतलब फिर अगर मैं एंगल बी का साइन साइड बी से निकालूं तो भी और एंगल सी का साइन साइड सी से निकालूं तो भी ये जो रेशो आएगा वो कैसा आएगा, समान आएगा। देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है साइन रूल। अभी मैं इसके डेरिवेशन पर नहीं जा रहा, डेरिवेशन की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में। वो उनके डेरिवेशन क्यों समझाए थे मैंने, क्योंकि वो फॉर्मूले टाइप थे और वो फॉर्मूले टाइप उनको याद रखना जरूरी था। तो याद रखने के लिए फिर उनका डेरिवेशन थोड़ा सा दिमाग में होता है तो ठीक रहता है, लेकिन इसके डेरिवेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रूल है। ठीक है, और ये रूल तो आप बेसिक ध्यान में रख सकते हो कि किसी त्रिभुज में कोणों के जो साइन का भुजाओं से अनुपात होता है वो समान होता है, या ऐसे कह सकते हो कि कोणों का जो साइन होता है वो भुजाओं के समानुपाती होता है। एक ही बात है। ठीक है, तो ये साइन रूल होता है। अब हम कोसाइन रूल की बात करेंगे। कोसाइन रूल क्या होता है दोस्तों, देखो कोसाइन रूल या कोसाइन नियम। कोसाइन रूल का मतलब भी वही कॉस ही होता है। ठीक है, कॉस ही होता है। तो यहाँ से देखो हमें तीनों एंगल निकालने हैं और उनका कॉस निकालना है। कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ सी। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर एंगल ए आपने निकाल लिया तो इसका मतलब बी और सी तो साइक्लिक ऑर्डर से ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो देखो एंगल ए कैसे निकालेंगे वो याद रखना है आपको। निकालने का मैं तरीका नहीं बता रहा, प्रूव नहीं बता रहा, वो आपको याद रखना है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना है। अब इनको अगर ये कॉस ए याद हो गया तो फिर इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब जैसे मान लो ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो अब यहाँ से साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कि सी की जगह क्या रख दो, ए की जगह बी और बी की जगह सी। ऐसे करके ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। तो अब देखो बी की जगह क्या रखना है, बी की जगह क्या रखना है, सी। तो सी स्क्वायर प्लस सी की जगह क्या रखना है, ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या रखना है, बी, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 और बी की जगह क्या रखना है, सी, और सी की जगह क्या रखना है, ए। ये आ चुका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ठीक है, ऐसे ही इसको cos c को निकाल सकते हो। cos c को निकालेंगे तो देखो वही साइक्लिक ऑर्डर में c की जगह हमें क्या रख देना है, a रख देना है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, भाई c की जगह a रखना है, a की जगह क्या रखना है, b रखना है, तो b स्क्वायर माइनस b की जगह क्या रखना है, c रखना है, तो c स्क्वायर अपॉन 2, c की जगह a और a की जगह b। ये आ चुका। तो ये होता है अपना कोसाइन रूल। ठीक है, ये कोसाइन रूल होता है। वैसे भी ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूले नहीं है, नॉर्मल टाइप के फॉर्मूले हैं, वो याद रख सकते हो। और फिर एक याद हो गया तो दूसरा और तीसरा तो हम साइक्लिक ऑर्डर से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये कोसाइन रूल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए एक टेंजेंट रूल और देख लेते हैं और उसके बाद में फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपन कल देखेंगे, क्योंकि अभी घड़ी की सुई बोल रही है मुझे कि क्लास को विराम दे दो। तो टेंजेंट देख लेते हैं। टेंजेंट रूल यानी टेंजेंट नियम। अब देखो टेंजेंट रूल क्या होता है, मैं टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन फार्मूला ये दोनों लिखा देता हूँ क्यों, ठीक है, और उसके बाद में इसको समझ अपन कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ, लिखा देता हूँ। वैसे तो खैर लिखाने का कोई औचित्य तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बाई चांस टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर नहीं जुड़ा हो तो फिर वो ये नोट्स प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये मैंने सारी चीज़ें देख सकते हो नोट्स में प्रोवाइड करवाई हुई है। ठीक है, तो देखो टेंजेंट रूल अगर मैं लिखूँ तो ये होता है tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट ऑफ a बाई 2। सेकेंड tan ऑफ
c माइनस ए अपॉन 2 इक्वल्स टू c माइनस ए अपॉन c प्लस ए कॉट ऑफ b बाई 2। थर्ड है tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट ऑफ c बाई 2। ये टेंजेंट नियम होता है, ठीक है, ये टेंजेंट नियम होता है। चलो अभी क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो प्रोजेक्शन को अपन कल देख लेंगे, फिर प्रोजेक्शन फार्मूले को कल देख लेंगे। और इसमें समझाने वाली बात वैसे तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं कल थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देख सकते हो वैसे ये भी ऑर्डर में ही चल रहा है, बी माइनस सी। अब देखो यहाँ पर बी माइनस सी यानी एंगल का डिफरेंस लिया है, तो उन्हीं एंगल का यहाँ पर मतलब उन्हीं एंगल के रेस्पेक्ट में साइड का डिफरेंस और सम, फिर कॉट ए बाई 2। थोड़ा सा इसको देख लेना और बाकी फिर मैं कल इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई यूनिक चीज़ मिल रही है तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। चैनल को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।